बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। बेंगलुरु ब्लास्ट में एनआईए ने केस दर्ज कर लिया है और इस मामले में जांच पड़ताल भी अब शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को धमाके की जिम्मेदारी सौंप दी है। इससे पहले धमाके की जांच कर्नाटक पुलिस कर रही थी। पुलिस अब कैफे ब्लास्ट केस में सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे का वो वक्त था जब ब्लास्ट हुआ और आरोपी ने इडली ऑर्डर की और फिर बैग छोड़कर वहां से चला गया। आरोपी की उम्र 25 से 30 साल के बीच होने का भी ये बहुत बड़ा दावा है। धमाके में 10 लोगों के जख्मी होने की खबर है। 2 लोग ऐसे जिनकी हालत बहुत गंभीर है। फिलहाल पुलिस, क्राइम ब्रांच, एनआईए, एनएसजी की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं। और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे से ही जुड़ी हुई एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध आतंकी पर बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। अब तक की जांच में सामने आया कि सीसीटीवी में दिखा आरोपी पूरी तरह से ट्रेंड था और उसका काम पुलिस को गुमराह करना था। उसने इसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी ली थी। पुलिस सूत्रों का दावा तो यह भी है कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क लगाया था, टोपी पहनी थी और धमाके से पहले वो जितनी देर तक उस कैफे में रहा वो फोन पर ही लगातार बातचीत करता रहा। पुलिस को शक है कि वो जांच को गुमराह करने के लिए फोन पर किसी से बात करने की एक्टिंग कर रहा था। वहीं दावा यह भी है कि आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए जानबूझकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया था जिससे इस जांच को गुमराह किया जा सके। बेंगलुरु के गुनहगार का सबसे नया सीसीटीवी वीडियो है ये। कैप और मास्क से खुद को छिपा रहे आतंकी की सबसे ताजा तस्वीरें हैं ये। ये बेंगलुरु के उस मोस्ट वांटेड आतंकी का सीसीटीवी वीडियो है जिसने 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे को दहला दिया था। लेकिन मास्क, कैप और चश्मे वाला ये संदिग्ध अब बहुत दिन तक कानून को चकमा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब रामेश्वरम कैफे की जांच एनआईए के पास आ गई है। Whatever it is, we are open to investigation. I think we have a very great team here in Karnataka with the state police, and they are doing. If they are giving it to the NIA, there's nothing wrong with it. अब तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और एनआईए को कहां से शुरुआत करनी है, हम सब कुछ बताएंगे आपको। उससे पहले 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में क्या हुआ था उसे एक बार फिर देख लीजिए। बेंगलुरु 1 मार्च 2024 शुक्रवार दोपहर 1:30 रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट। धमाका इतना जबरदस्त था कि मौके पर मौजूद कई लोग हवा में उछलकर फर्श पर गिर पड़े। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुआ आईईडी ब्लास्ट एक बार फिर से बहुत बड़ी आतंकी साजिश साबित होने जा रहा है। विस्फोट में 10 लोग घायल हुए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में आईईडी से विस्फोट किया गया था, लेकिन अब एक सबसे नया खुलासा हुआ है। खुलासा एक ऐसे संगठन के नाम को लेकर जो अल-कायदा से जुड़ा हुआ है और इस तरह के ब्लास्ट करने में उसे महारत हासिल है। इस तरह की ब्लास्ट करने और ब्लास्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने में अल उम्माह नाम के संगठन को मास्टरी हासिल है। ये संगठन ब्लास्ट के लिए किसी भी निजी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता है। वारदात को अंजाम देने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इसका मुख्य जरिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी उस जगह पर बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतरकर फरार हो जाते हैं जहां सीसीटीवी कैमरा ना हो। बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे में जो बम धमाका हुआ है उसमें सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि आरोपी
बकायदा सर पर टोपी और चेहरे पे मास्क लगा हुआ है ताकि उसकी पहचान न हो सके। इस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी पिछले साल साउथ इंडिया में 4 बम धमाके हुए थे। उसमें भी आरोपी अपनी पहचान मिटाने के लिए या छुपाने के लिए सर पर टोपी और चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था। साथ ही साथ बैंगलोर ब्लास्ट में जो आरोपी है वो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो पुलिस और जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर हो सके। अब एनआईए इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को एक और बात पता चली है, वो है आईईडी की असेंबली। आईईडी विस्फोट में आतंकी ने बम डिवाइस में एक 9 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल किया था। घटनास्थल से बैटरी और टाइमर भी बरामद हुए थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है वो चौंकाती भी है और डराती भी है। सूत्र बताते हैं कि आईईडी को किसी प्रोफेशनल बमबाज ने तैयार नहीं किया था, बल्कि इसे ऑनलाइन माध्यमों या किसी वीडियो को देखकर लोकल में ही असेंबल किया गया था। बेंगलोर के रामेश्वर कैफे में जो आईडी धमाका हुआ है, सूत्रों के मुताबिक उस आईडी को असेंबल लोकल तरीके से किया गया है, यानी कि पूरा आईडी जो है वो ऑनलाइन के जरिए किसी ने सीखा है और ऑनलाइन के जरिए ही और उसकी मदद से आईडी बम को बनाया गया है। जिस तरीके से पुलिस को मौका वारदात से टाइमर और बैटरीज मिली है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आईडी बम बेंगलोर के अंदर ही असेंबल किया गया है। अब आपको इस तस्वीर को देखना जरूरी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रही ये तस्वीर गौस न्याजी की है। 41 साल का गौस न्याजी आरएसएस नेता दुर्गेश की हत्या के मामले में पिछले 8 साल से फरार था। गौस न्याजी साउथ इंडिया में पीएफआई का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। इसके ऊपर जांच एजेंसियों ने 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था और अब एनआईए बेंगलुरु धमाके में भी इससे पूछताछ की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने जिस पीएफआई के फाइनेंसर मोहम्मद गौस को मुंबई से गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है कि मोहम्मद गौस साउथ इंडिया का पीएफआई और दूसरे आतंकी संगठन का बहुत बड़ा फाइनेंसर है। अब बेंगलोर के रामेश्वरम बम धमाका एनआईए के पास चला गया है, तो माना जा रहा है कि एनआईए इस पूरे मामले में आरोपी मोहम्मद गौस से भी पूछताछ करने वाली है। गौस के साथ ही उसके साथियों को भी एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एनआईए ने गौस के सहयोगी शेरिफ को गिरफ्तार किया। 35 साल का मोहम्मद सादिक भी गिरफ्तार। 41 साल का मोहम्मद मुजीबुल्लाह गिरफ्तार। 32 साल के वसीम अहमद के साथ ही इरफान पाशा को भी गिरफ्तार किया है। गौस न्याजी की गिरफ्तारी से एनआईए को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। अब एनआईए गौस से बेंगलुरु ब्लास्ट कनेक्शन में पूछताछ करेगी। और इसी से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज एनआईए को लेकर आपको बता दें, लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के खिलाफ अहम सबूत मिल गए हैं एनआईए को। इस मामले में एनआईए की टीम ने 7 राज्यों में छापेमारी की थी, जहां से डिजिटल डिवाइस और देश विरोधी साहित्य बरामद हुए हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि ये मॉड्यूल 1 साल से पूरे देश में अपनी गतिविधियां फैलाने की कोशिश कर रहा था और इस मॉड्यूल को रेडिकल इस्लामिक स्टेट का समर्थन हासिल था। एनआईए की टीम ने इस मामले में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पंजाब में छापेमारी की थी, जिसमें बहुत अहम जानकारी मिल गई है। सबसे बड़ी खबर, एनआईए को लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के खिलाफ अहम सबूत हाथ लग गए हैं और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जांच में सबसे अहम अब साबित होने वाले हैं। और इसी मामले में एनआईए की टीम ने 7 अलग-अलग राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी।